आज हम एक ऐसे साम्राज्य की पड़ताल करेंगे जो अदृश्य है लेकिन हमारी दुनिया पर लगभग राज करता है। ये साम्राज्य नक्शों पर नहीं दिखता, इसकी कोई सरहदें नहीं है, फिर भी ये हमारे अंदर, हमारे चारों ओर है, मतलब हर जगह है। ये है बैक्टीरिया का साम्राज्य। और इस साम्राज्य को समझने के लिए हमारे पास जो मटेरियल है वो भी मतलब बड़ा अनोखा है। हाँ। ये असल में जीव विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का एक ढेर है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल। हाँ। आमतौर पर लोग इन्हें रटकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप रुककर इन जवाबों में झांकें तो इस अदृश्य दुनिया की एक कमाल की कहानी सामने आती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है, इन सवालों और जवाबों के मलबे से वो कहानी निकालना। हम देखेंगे कि इस साम्राज्य के नागरिक कैसे दिखते हैं, उनके पास क्या क्या गुप्त हथियार है और वे कैसे हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। हाँ, और कैसे हमने इस साम्राज्य के कुछ नागरिकों को अपनी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बना लिया है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके गुप्त हथियारों से। एक शब्द जो इन नोट्स में बार बार आया वो है प्लाज्मेट। प्लाज्मेट? हाँ, मुझे याद है कि ये बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए यानी क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होता, ये कुछ अलग होता है, एक तरह का साइड प्रोजेक्ट जैसा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये साइड प्रोजेक्ट ही इसे इतना शक्तिशाली और कह सकते हैं खतरनाक भी बनाता है। अच्छा। सोचिए कि बैक्टीरिया का जो मुख्य क्रोमोसोम है वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ओके। जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और प्लाज्मेट? प्लाज्मेट एक यूएसबी ड्राइव की तरह है। यूएसबी ड्राइव? हाँ, जिस पर आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या एप्स डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया को खास ताकतें दे सकता है। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। मतलब बैक्टीरिया का अपना एक ऐप स्टोर है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस ऐप स्टोर में किस तरह के ऐप्स हैं? इन नोट्स में 3 दिलचस्प उदाहरण हैं। पहला है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर। ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बैक्टीरिया को प्रजनन करने में मदद करता है। एक तरह का सोशल नेटवर्किंग ऐप है ये। अच्छा, जिससे बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा है टी प्लाज्मिड। ये पौधों में ट्यूमर पैदा करता है। ट्यूमर पौधों में? हाँ, ये एक हैकिंग टूल की तरह है जो पौधे के सिस्टम में घुसकर उसे अपने हिसाब से बदल देता है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के इस हैकिंग टूल को ही हैक कर लिया है। सही कहा। अब वे इसी टी प्लाज्मिड का इस्तेमाल पौधों में अपनी मर्जी के जीन डालने के लिए करते हैं, एक वाहक या वेक्टर के तौर पर। बिल्कुल। लेकिन तीसरा प्लाज्मिड शायद आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखता है, आर प्लाज्मिड। आर मतलब? आर यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने की सुपर पावर देता है। ओ। और सबसे डरावनी बात यह है कि बैक्टीरिया इस यूएसबी ड्राइव को, मतलब इस आर प्लाज्मिड को, एक दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड एक तरह से बैक्टीरिया का अपना डार्क वेब है, जिस पर वे एक दूसरे को सर्वाइवल चीट कोड भेजते हैं। वाह, क्या एनालॉजी है। और आर प्लाज्मिड सबसे खतरनाक वायरस फाइल की तरह है, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे में फैलकर हमारी सबसे जरूरी दवाओं को बेअसर कर रहा है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, नहीं, ये तो एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट की कहानी है जो इन छोटे डीएनए के टुकड़ों से शुरू होती है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये बैक्टीरिया पौधों में जीन डाल सकते हैं, यानी वे पौधों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने छोटे जीव एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? इनके पास कोई पैर तो होते नहीं। हाँ, यहीं पर उनकी बनावट, खासकर उनके चलने फिरने के अंग फ्लैजेला की भूमिका सामने आती है। फ्लैजेला? हाँ। ये एक पूंछ जैसी संरचना होती हैं और इन नोट्स में बताया गया है कि इस पूंछ की व्यवस्था के आधार पर इनके बड़े शानदार नाम हैं। नाम सुनने में भले ही मुश्किल लगे, लेकिन उनका मतलब बहुत सीधा है, जैसे मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक? हाँ, मोनो का मतलब एक, तो जब बैक्टीरिया के शरीर पर सिर्फ एक पूंछ हो। फिर है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब दोनों होता है ना, जैसे एम्फीबियन जानवर। सही, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ जब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजेला हो, जैसे एक नाव के दोनों सिरों पर मोटर लगी हो। अच्छा। और अगर बहुत सारी मोटरें लगानी हो तो? तब आता है लोफोट्राइकस, जब एक ही सिरे पर फ्लैजेला का पूरा गुच्छा हो। और पेरीट्राइकस? पेरीट्राइकस तो सबसे शानदार है। पेरी का मतलब है चारों ओर। इसमें बैक्टीरिया की पूरी सतह पर फ्लैजेला लगे होते हैं, अरे वाह, जो उसे किसी भी दिशा में जाने की आजादी देते हैं। ये दिखाता है कि ये जीव कितने विविध हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि वो कैसे चलते फिरते हैं, तो चलिए देखते हैं कि वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या गुल खिलाते हैं। शुरुआत रसोई से करते हैं। दूध से दही बनना
एक जादू जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे भी इसी साम्राज्य के नागरिक हैं। हाँ, और ये वही प्रक्रिया है जो हर सुबह हमारी रसोई में होती है। बिल्कुल। हम बस थोड़ी सी दही दूध में डालकर उसे एक स्टार्टर कल्चर देते हैं, यानी हम लाखों करोड़ों बैक्टीरिया को उनका काम शुरू करने का सिग्नल देते हैं। इन नोट्स में उनका नाम भी है, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस जैसा। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को खाते हैं और बदले में लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अच्छा, तो इसी एसिड की वजह से दही बनता है। हाँ, इसी एसिड की वजह से दूध के प्रोटीन आपस में जुड़कर गाढ़े हो जाते हैं और दही बन जाता है। और रसोई से बाहर निकलकर खेतों में देखें तो वहां भी ये हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया का जिक्र है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये धरती के सबसे जरूरी कामों में से एक है। हवा में लगभग 80% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही। ये वैसा ही है जैसे आप प्यासे हों और आपके चारों ओर समंदर हो, लेकिन आप उसका पानी पी नहीं सकते। राइजोबियम बैक्टीरिया दालों और मटर जैसे पौधों की जड़ों में रहता है। एक सहजीवी के रूप में, है ना? हाँ, सहजीवी के रूप में। और हवा की इस बेकार नाइट्रोजन को पौधों के लिए पीने लायक बनाता है, यानी उसे खाद में बदल देता है। वाह, प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर कारखाना, जो बिना किसी प्रदूषण के काम करता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस साम्राज्य के सभी नागरिक हमारे दोस्त नहीं हैं। कुछ बेहद खतरनाक दुश्मन भी हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। और ये बैक्टीरिया के दूसरे स्याह चेहरे को दिखाता है। इन सवालों में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का नाम आया है। हाँ, ये बैक्टीरिया एक ऐसा जहरीला पदार्थ बनाता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। इससे बोटुलिज्म नाम की जानलेवा फूड पॉइजनिंग होती है। एक मिनट, क्या ये वही चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बोटॉक्स के तौर पर होता है, झुर्रियां मिटाने के लिए? बिल्कुल भाई, ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे विज्ञान एक जानलेवा जहर को भी दवा में बदल सकता है। अच्छा। बहुत ही कम मात्रा में जब इसे मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है तो ये उन्हें रिलैक्स कर देता है, जिससे झुर्रियां कम दिखती हैं। अरे वाह, तो एक तरफ ये जान ले सकता है और दूसरी तरफ सुंदरता बढ़ा सकता है। हाँ, सैल्मोनेला का भी जिक्र है, जो फूड पॉइजनिंग का एक और आम कारण है। और ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पौधों को भी अपना दुश्मन मानते हैं, जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर। हाँ, ये बैक्टीरिया नींबू के पेड़ों में सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी पैदा करता है, जिससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो एक ही दुनिया में राइजोबियम जैसा दोस्त भी है और जैंथोमोनास जैसा दुश्मन भी। यही इस साम्राज्य की खूबी है। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस मौजूद है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इंसानों ने इस साम्राज्य के कुछ नागरिकों को अपने लिए काम करने पर लगा दिया है। एंटीबायोटिक शब्द हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ज्यादातर लोग जानते हैं कि पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वो एक इत्तेफाक था। हाँ। लेकिन एंटीबायोटिक शब्द उन्होंने नहीं दिया था। अच्छा। ये शब्द 1942 में सैल्मन वैक्समैन ने दिया था, जिन्होंने एक और बहुत जरूरी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। वाह, तो ये दिखाता है कि विज्ञान में बड़ी खोजें अक्सर किसी एक जीनियस का काम नहीं होती। बिल्कुल, कई लोगों के योगदान से आगे बढ़ती हैं। और आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में तो बैक्टीरिया की भूमिका और भी बड़ी है, खासकर पीसीआर तकनीक में। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, ये वो तकनीक है जिससे डीएनए की एक छोटी सी मात्रा को करोड़ों गुना बढ़ाया जा सकता है। इसमें थर्मस एक्वाटिकस नाम के एक बैक्टीरिया के क्या रोल है? ये कहानी विज्ञान के सबसे खूबसूरत किस्सों में से एक है। पीसीआर मशीन डीएनए की कॉपी बनाने के लिए उसे बार बार लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है और फिर ठंडा करती है। 95 डिग्री? हाँ, अब सोचिए, ज्यादातर एंजाइम, मतलब हमारे शरीर के एंजाइम, वो एक तरह से मोम की तरह होते हैं। गर्मी बढ़ते ही पिघल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। सही। लेकिन थर्मस एक्वाटिकस का एंजाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों में रहता है, जहां तापमान उबलते पानी के करीब होता है। अच्छा। तो इसका एंजाइम टैक पॉलीमरेज वो स्टील की तरह है। आप उसे लगभग उबाल सकते हैं और ये फिर भी अपना काम करता रहेगा। ये तो कमाल है। ये स्टील का एंजाइम ही है जो पीसीआर की इस गर्म ठंडी प्रक्रिया को झेल पाता है। मतलब जब भी हम किसी क्राइम शो में देखते हैं कि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, या जब कोविड टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर होता है, तो हमें असल में
अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के एक गर्म झरने में रहने वाले उस छोटे से बैक्टीरिया को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं होता। अद्भुत। और आखिर में इस साम्राज्य में एक ऐसा भी नागरिक है जो सारे नियमों को तोड़ता है। एक ऐसा जीव जिसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा। बिना आकार का जीव, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके पास वो चीज नहीं है जो ज्यादातर बैक्टीरिया को उनका आकार देती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल, वो एक मजबूत बाहरी दीवार की तरह होती है। बिल्कुल, माइकोप्लाज्मा के पास ये दीवार नहीं है, इसलिए ये एक पानी के गुब्बारे की तरह है जो अपना आकार बदलता रहता है। इसीलिए इसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। हाँ, प्लियोमॉर्फिक। ये प्रकृति के सबसे छोटे जीवित जीवों में से एक है, एक तरह से माइक्रोबियल दुनिया का जोकर। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि बैक्टीरिया का ये अदृश्य साम्राज्य सिर्फ बीमारियों का गढ़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस साम्राज्य के नागरिकों के पास प्लाज्मिड जैसा एक जेनेटिक टूल बॉक्स है, जिससे वे एक दूसरे को सुपर पावर देते हैं और हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के रास्ते दिखाते हैं। वे हमारी रसोई में बैठकर दूध को दही में बदलते हैं। बिल्कुल। वे हमारे खेतों में पौधों के लिए हवा से खाद बनाते हैं। और तो और गर्म झरनों में रहने वाले उनके साथी हमारी सबसे क्रांतिकारी मेडिकल तकनीकों को शक्ति देते हैं। वे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी, सरल भी हैं और जटिल भी हैं। वे एक अदृश्य शक्ति हैं जो हमारी दुनिया को चला रही है। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, हमने आर प्लाज्मिड की बात की, वो सर्वाइवल चीट कोड जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से बचाता है। हाँ, और हमने देखा कि बैक्टीरिया इस कोड को एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से साझा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि उस भविष्य में क्या होगा जब हमारे सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स इन चीट कोड्स के सामने बेअसर हो जाएंगे। जब एक मामूली सा इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया ने अपना बचाव करना सीख लिया है। ये सोचने वाली बात है। कन्वर्सेशन वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही समराइज कन्वर्सेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप सभी को पढ़ने में हेल्प मिल सके, आप सभी जैसे स्टूडेंट को पढ़ने में हेल्प मिल सके। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक पे, तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की वीडियो बनाएं। और इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें लोगों के पास हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।